वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोस्कोप की दुनिया की एक साफ तस्वीर बनाई जाए, एकदम बुनियादी बातों से लेकर कुछ बहुत ही एडवांस्ड तकनीकों तक। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस अदृश्य दुनिया को देखने वाले यंत्र की कहानी में उतरते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं कि माइक्रोस्कोप असल में है क्या चीज। देखिए, ये एक उपकरण है जो बहुत छोटी चीजों का, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, एक बड़ा मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब? जी। और इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब माइक्रोस्कोप से छोटी चीजों की जांच करने का जो विज्ञान है, उसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये एक तरह का सुपर चश्मा हो गया छोटी चीजों के लिए। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसी कौन सी अहम चीजें हैं जो इतनी छोटी हैं कि दिखती नहीं? अरे बहुत सारी। देखिए, हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवों की एक पूरी विशाल दुनिया है। बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोआ हैं। साथ ही हमारा अपना शरीर ही खरबों कोशिकाओं से बना है। ये सब जीवन के लिए मौलिक हैं, लेकिन इतने छोटे कि अदृश्य हैं। हाँ, कुछ परजीवी जैसे शायद कुछ कीड़े वगैरह दिख जाएं, पर ज्यादातर जो बीमारियां फैलाते हैं वो जीवाणु या हमारे शरीर की कोशिकाएं। वो नहीं दिखती, वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकती। हाँ। और फिर आते हैं वायरस। वो तो बैक्टीरिया से भी आप सोचिए 100 गुना या उससे भी ज्यादा छोटे हो सकते हैं। हाँ, उन्हें देखने के लिए तो फिर और भी शक्तिशाली, बिल्कुल अलग तरह के माइक्रोस्कोप चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि अलग अलग जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होंगे। इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? हाँ, कई आधार है वर्गीकरण के, लेकिन जो सबसे मुख्य तरीका है वो इस बात पर आधारित है कि वे चीज को रोशन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी का स्रोत। बिल्कुल। इस आधार पर दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, प्रकाश या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये साधारण दिखने वाली रोशनी, मतलब विजिबल लाइट, और शीशे के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये रोशनी की जगह इलेक्ट्रॉनों की एक तेज किरण, एक बीम का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि लेंस या एपीस के आधार पर भी कुछ होता है, मतलब जिससे हम झांकते हैं। जी हाँ, वो भी एक तरीका है। लेंस कितने हैं इस आधार पर। सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बस एक ही लेंस होता है, जैसे वो आवर्धक लेंस नहीं होता। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। बिल्कुल। और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 या ज्यादा लेंस होते हैं। और एपिस, मतलब देखने वाली जगह, एक है या 2। इस आधार पर मोनोक्यूलर, एक आंख वाला, और बाइनोक्यूलर, दोनों आंखों वाला होता है। अच्छा, आज हम मुख्य रूप से कंपाउंड प्रकाश माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ही बात करेंगे, क्योंकि यही आजकल विज्ञान और प्रयोगशालाओं में सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे आम वाले यानी कंपाउंड प्रकाश माइक्रोस्कोप से ही शुरू करते हैं। ये आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे का जादू क्या है? इसका जो मूल सिद्धांत है वो असल में काफी सरल है। देखिए, नीचे एक लाइट सोर्स होता है, बल्ब या LED, जिससे रोशनी निकलती है। ये रोशनी नीचे से ऊपर जाती है और नमूने यानी स्पेसिमेन से होकर गुजरती है। नमूना अक्सर एक कांच की पतली सी स्लाइड पर रखा होता है। हाँ, देखिए वो स्लाइड। हाँ, तो नमूने से गुजरने के बाद ये रोशनी पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है। ये लेंस नमूने के बिल्कुल पास ठीक ऊपर होता है। ये लेंस पहली बार छवि को बड़ा करता है, पहला मैग्निफिकेशन। सही। फिर ये बड़ी हुई छवि ऊपर की तरफ जाती है एपिस या ऑक्यूलर लेंस में, जिससे हम अपनी आंख लगाकर देखते हैं। एपिस इस छवि को और भी बड़ा करके हमारी आंख के रेटिना पर फोकस कर देता है। अच्छा। और बस हमें नमूने की एक काफी बड़ी आवर्धित छवि दिख जाती है। सुनने में तो ये वाकई आसान लग रहा है, पर ये मशीन तो काफी जटिल दिखती है। इसके जो मुख्य हिस्से हैं वो कौन कौन से होते हैं? शायद उन्हें समझने से इसे इस्तेमाल करना भी आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल, हम इसके हिस्सों को मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है मैकेनिकल हिस्से। ये माइक्रोस्कोप का ढांचा और आधार बनाते हैं, जैसे बेस, वो भारी सा आधार जो उसे टिका कर रखता है। नीचे वाला हिस्सा, हाँ। फिर आर्म, वो घुमावदार हिस्सा जिससे हम उसे पकड़कर उठाते हैं। स्टेज, वो समतल जगह जहां स्लाइड रखते हैं, उसमें स्लाइड पकड़ने के लिए क्लिप भी होती है। और बहुत जरूरी फोकस नॉब्स, 2 घुंडियां होती हैं, एक मोटी वाली जिसे कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं, बड़े फोकस बदलाव के लिए, और एक पतली वाली फाइन एडजस्टमेंट, बारीक फोकस के लिए। अच्छा, एक रफ फोकस के लिए, एक फाइन ट्यूनिंग के लिए। बिल्कुल। फिर दूसरा ग्रुप है मैग्नीफाइंग हिस्से, मतलब वो लेंस जो छवि को बड़ा करते हैं।
इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो नमूने के पास होते हैं। अक्सर एक घूमने वाली डिस्क जिसे नोज पीस कहते हैं, उस पर 3-4 अलग-अलग पावर के लगे होते हैं। हाँ, वो घुमाकर बदलते हैं। सही। और दूसरा है एपीस या ऑक्यूलर लेंस जिससे हम देखते हैं। और तीसरा ग्रुप है इल्यूमिनेटिंग हिस्से। ये रोशनी देने और उसे कंट्रोल करने वाले हिस्से हैं। इसमें लाइट सोर्स तो है ही, साथ में कंडेंसर होता है जो स्टेज के नीचे लगा एक लेंस है और रोशनी को नमूने पर फोकस करता है। रोशनी को एक जगह लाता है। हाँ, और एक डायाफ्राम होता है कंडेंसर के नीचे या अंदर, जिससे हम रोशनी की मात्रा मतलब उसकी चमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। समझ गया। अब आते हैं उन 3 जादुई शब्दों पर जो अक्सर माइक्रोस्कोप के साथ सुनने को मिलते हैं: आवर्धन, विभेदन और कॉन्ट्रास्ट। मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट। आवर्धन तो शायद सबसे सीधा है। हाँ, आवर्धन या मैग्निफिकेशन का मतलब है कि छवि असल वस्तु से कितने गुना बड़ी दिख रही है, कितना जूम किया है। हाँ, एक तरह से। और कुल आवर्धन निकालना भी आसान है। आप जिस ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर रही हैं उसकी पावर को एपिस लेंस की पावर से गुणा कर दें। अच्छा। जैसे मान लीजिए एपिस 10x का है, मतलब 10 गुना बड़ा करता है, और आप 40x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुल आवर्धन होगा 10 गुणा 40 यानी 400 गुना, 400x। हाँ, आमतौर पर एपिस 10x या 15x के होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस आपको 4x जिसे स्कैनिंग कहते हैं, 10x लो पावर, 40x हाई पावर और 100x जिसे ऑयल इमर्जन कहते हैं के मिलते हैं। एक मिनट, ऑयल इमर्जन, तेल? लेंस पर तेल डालेंगे? ये क्या बात हुई? इसका क्या काम है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में, पर ये बहुत काम की चीज है। देखिए, जब हम बहुत शक्तिशाली ऑब्जेक्टिव लेंस जैसे 100x वाला इस्तेमाल करते हैं तो लेंस और स्लाइड के बीच हवा की एक बहुत पतली सी परत होती है। हाँ, होती तो है। अब होता क्या है कि प्रकाश जब कांच मतलब स्लाइड और लेंस से हवा में जाता है और फिर हवा से वापस लेंस के कांच में, तो उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है, मुड़ जाता है। इसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस मुड़ने की वजह से कुछ प्रकाश बिखर जाता है और लेंस तक पहुंच ही नहीं पाता। इससे छवि की क्लैरिटी, खासकर बारीक डिटेल्स कम हो जाती हैं। अच्छा, रोशनी खो जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे रोकने के लिए हम स्लाइड पर नमूने के ऊपर और 100x लेंस के ठीक नीचे इमर्जन ऑयल की एक छोटी सी बूंद डालते हैं। अक्सर ये देवदार की लकड़ी का तेल या कोई सिंथेटिक तेल होता है। हवा की जगह ले लेता है और अब प्रकाश बिना रास्ता बदले या बिखरे सीधे स्लाइड से लेंस में चला जाता है। ओह, तो तेल एक तरह से ब्रिज बना देता है। बिल्कुल सही। नतीजा ये होता है कि हमें बहुत बेहतर विभेदन क्षमता मिलती है। विभेदन, रेजोल्यूशन, हाँ, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। मतलब सिर्फ चीज को बड़ा कर देना ही काफी नहीं है, उसे साफ साफ डिटेल्ड दिखाना भी जरूरी है ना। बिल्कुल। विभेदन शायद आवर्धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मामलों में। विभेदन क्षमता का मतलब है माइक्रोस्कोप की वो काबिलियत जिससे वो दो बहुत करीब रखी चीजों को अलग अलग दिखा सके, एक ही धब्बा ना दिखाए। अच्छा। अगर विभेदन क्षमता कमजोर है तो आप चाहे आवर्धन कितना भी बढ़ा लें, दो पास की चीजें मिलकर एक ही दिखेंगी, धुंधली सी। समझ गया। ये क्षमता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। एक, इस्तेमाल हो रही रोशनी की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना बेहतर विभेदन। ठीक। और दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल एपर्चर या NA। ये लेंस की प्रकाश इकट्ठा करने की क्षमता का एक माप है। जितना ज्यादा NA उतना बेहतर विभेदन। ऑयल इमर्जन लेंस का NA ज्यादा होता है, इसीलिए वो बेहतर विभेदन देता है। तो तेल NA बढ़ाने में मदद करता है। हाँ, प्रभावी रूप से। अगर हम तुलना करें तो हमारी आंखें करीब 0.2 मिलीमीटर दूर रखी दो चीजों को अलग देख सकते हैं। एक अच्छा प्रकाश माइक्रोस्कोप इसे करीब 0.2 माइक्रोमीटर तक ले जाता है। सोचिए, 1000 गुना बेहतर। 1000 गुना? हाँ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो नैनोमीटर के स्तर तक पहुंच जाते हैं। वो तो कमाल ही है। वाह, यानी छोटी वेवलेंथ और ज्यादा प्रकाश इकट्ठा करने की क्षमता, मतलब बेहतर डिटेल्स। अब तीसरा गुण कंट्रास्ट। कंट्रास्ट
कभी कभी ऐसा होता है कि फोकस तो ठीक है पर चीजें बहुत फीकी सी, लगभग अदृश्य सी लगती हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर बायोलॉजी में। कंट्रास्ट का मतलब है देखी जा रही वस्तु और उसकी पृष्ठभूमि, मतलब बैकग्राउंड के बीच चमक या रंग का अंतर। कितना फर्क है दोनों में? बिल्कुल। दिक्कत ये है कि कई जैविक नमूने, खासकर कोशिकाएं, पानी की तरह लगभग पारदर्शी होती हैं। उनमें अपना कोई खास रंग या कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। अगर आप उन्हें ऐसे ही माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे तो वे शायद ही दिखें या बहुत धुंधली दिखें। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का सबसे आम तरीका है नमूने को रंगना, स्टेनिंग जिसे कहते हैं। हम खास तरह के रंगों यानी स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कोशिका के अलग अलग हिस्सों से जाके जुड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। जब कोशिकाएं या उनके हिस्से रंग पकड़ लेते हैं तो वे अपनी बेरंग पृष्ठभूमि से एकदम अलग और साफ दिखने लगते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। समझ गया। तो ये तो हुई प्रकाश माइक्रोस्कोप की बुनियादी बातें, आवर्धन, विभेदन, कॉन्ट्रास्ट। लेकिन आपने शुरू में कई तरह के प्रकाश माइक्रोस्कोप बताए थे जी। उनमें से सबसे आम वाला कौन सा है? सबसे आम और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ही है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ब्राइट फील्ड मतलब इसमें आप नमूने को एक चमकदार रोशन पृष्ठभूमि के सामने देखते हैं। बैकग्राउंड सफेद या चमकीला होता है। हाँ, और आमतौर पर नमूना रंगा हुआ होता है, स्टेन्ड होता है, इसलिए वो पृष्ठभूमि की तुलना में गहरा या रंगीन दिखता है। जैसे बैक्टीरिया की पहचान करनी हो, खून की जांच करनी हो या टिश्यू के सेक्शन देखने हो, इन सब रोजमर्रा के कामों के लिए ये बहुत उपयोगी और सीधा है, इस्तेमाल में आसान। हाँ, लेकिन इसकी एक सीमा है। वो ये कि बिना रंगे जीवित नमूनों को देखने में ये ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है, जैसा हमने अभी बात की। तो अगर हमें नमूने को रंगना ना हो तो, या मान लीजिए उसे जीवित अवस्था में देखना हो, जैसे कोई बहुत पतला सा बैक्टीरिया है जो आसानी से रंग पकड़ता ही नहीं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बैकग्राउंड काला हो जाए और नमूना चमकीला दिखे? बिल्कुल है, और यहीं पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप काम आता है। इसने वाकई उन चीजों को देखना संभव बनाया जो पहले लगभग अदृश्य थीं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसमें एक खास तरह का कंडेंसर इस्तेमाल होता है, डार्क फील्ड कंडेंसर। ये क्या करता है कि जो सीधी रोशनी नीचे से आ रही है उसे रोक देता है, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाने ही नहीं देता। सिर्फ वो रोशनी ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचती है जो नमूने से टकराकर तिरछी दिशा में बिखरती है, मतलब स्कैटर होती है। सिर्फ साइड से आई हुई रोशनी? हाँ, एक तरह से। नतीजा, पूरी पृष्ठभूमि एकदम काली दिखती है और नमूना उस अंधेरे में चमकदार किनारों के साथ जैसे चमकता हुआ नजर आता है। ये जीवित बिना रंगे नमूनों के लिए बेहतरीन है, खासकर बहुत पतले बैक्टीरिया जैसे स्पाइरोकीट्स, वो जो सिफिलिस फैलाता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, उन्हें देखने के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ब्राइट फील्ड में वो दिखते ही नहीं है ठीक से। ये तो कमाल है, अंधेरे में चमकती हुई चीजें। अच्छा, और क्या जीवित कोशिकाओं के अंदर के हिस्सों को, जैसे उनका न्यूक्लियस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, उन्हें बिना रंगे देखने का भी कोई तरीका है? क्योंकि ब्राइट फील्ड में तो वो भी लगभग अदृश्य ही होते हैं। हाँ, और ये जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह सकती हैं, क्रांति थी। इसके लिए है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट? जी, सोचिए 1930s के दशक में फ्रिट्ज ज़र्निके ने इसे विकसित किया और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार क्यों? क्योंकि इसने पहली बार वैज्ञानिकों को जीवित कोशिकाओं के अंदर झांकने का मौका दिया बिना उन्हें रंगे या मारे। अरे वाह! ये माइक्रोस्कोप इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोशिका के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उनका घनत्व और उनका अपवर्तनांक थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जब रोशनी इन अलग अलग घनत्व वाले हिस्सों से गुजरती है तो उसकी तरंगों के फेज में हल्का सा बदलाव आता है। ये बदलाव इतना छोटा होता है कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं सकती। अच्छा। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में कुछ खास चीजें होती हैं, एक एन्युलर डायाफ्राम और एक फेस प्लेट। ये क्या करती हैं कि प्रकाश तरंगों के इन छोटे फेज बदलावों को चमक यानी इंटेंसिटी के अंतर में बदल देती है। मतलब जो फेज का फर्क था वो अब चमक का फर्क बन गया। बिल्कुल। तो नतीजा ये होता है कि कोशिका के अंदर के हिस्से हमें गहरे या हल्के दिखते हैं, जिससे उनकी पूरी संरचना साफ नजर आने लगती है। ये जीवित कोशिकाओं पर दवाओं का क्या असर हो रहा है ये देखने के लिए या कोशिका विभाजन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एकदम क्रांतिकारी साबित हुआ। अविश्वसनीय।
मतलब जीवित कोशिकाओं को काम करते हुए देखना, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? और एक और चीज, कभी-कभी तस्वीरों में हम देखते हैं कि कुछ खास हिस्से एकदम चमकीले हरे या लाल रंग में चमक रहे होते हैं और बाकी सब कुछ अंधेरा होता है। वो कौन सी तकनीक है? हाँ, वो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ओके। ये उन चीजों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें फ्लोरेसेंस का गुण होता है। फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब है किसी पदार्थ का एक खास रंग की रोशनी जिसकी तरंगदैर्ध्य कम हो, उसे सोखना, और फिर दूसरे रंग की रोशनी जिसकी तरंगदैर्ध्य लंबी हो, उसे छोड़ना या उत्सर्जित करना। अच्छा, एक रंग सोख कर दूसरा छोड़ना। हाँ, कुछ कोशिकाएं या अणु प्राकृतिक रूप से भी फ्लोरेसेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम क्या करते हैं कि नमूने को खास फ्लोरेसेंट रंगों से रंगते हैं। इन्हें फ्लोरोक्रोम या फ्लोरोफोर कहते हैं। ये रंग ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो किसी खास अणु या संरचना से जाकर जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए किसी खास प्रोटीन से या डीएनए से। टारगेटेड रंगाई? हाँ, बिल्कुल। फिर माइक्रोस्कोप से नमूने पर एक खास रंग की तेज रोशनी डाली जाती है, जैसे मान लीजिए नीली रोशनी। अब नमूने में जहां जहां वो फ्लोरेसेंट अणु मौजूद हैं, वो उस नीली रोशनी को सोखेंगे और मान लीजिए हरी या पीली रोशनी छोड़ेंगे। अच्छा। माइक्रोस्कोप में खास फिल्टर्स लगे होते हैं जो सिर्फ इसी छोड़ी गई हरी या पीली रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने देते हैं, बाकी सब रोक देते हैं। नतीजा ये होता है कि जिस चीज को हमने टैग किया था, सिर्फ वही अंधेरी पृष्ठभूमि पर चमकीले रंग में जगमगाती हुई दिखती है। वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। हाँ, ये तकनीक बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये बहुत विशिष्ट यानी स्पेसिफिक है। इसका इस्तेमाल इम्यूनोफ्लोरेसेंस में एंटीबॉडीज को ट्रैक करने, कोशिकाओं में खास प्रोटीन कहाँ है ये पता लगाने, या कुछ खास बैक्टीरिया या परजीवियों को तुरंत पहचान करने में बहुत होता है। प्रकाश, माइक्रोस्कोप के ये अलग अलग रूप तो वाकई अद्भुत हैं। हर एक एक खास तरह की समस्या का समाधान करता है। लेकिन आपने शुरू में वायरस का जिक्र किया था, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्या प्रकाश माइक्रोस्कोप उन्हें देख सकता है? नहीं, यहीं पर प्रकाश माइक्रोस्कोप की सीमा आ जाती है। जैसा हमने विभेदन की बात करते हुए कहा था, उसकी एक लिमिट है जो इस्तेमाल हो रही रोशनी की तरंगदैर्ध्य से तय होती है। हाँ, वेवलेंथ। वायरस इतने ज्यादा छोटे होते हैं, आमतौर पर 20 से 300 नैनोमीटर के बीच, कि वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो कि 400 से 700 नैनोमीटर होती है, उससे भी छोटे होते हैं। ओह। तो उन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश से भी छोटी तरंगदैर्ध्य वाली किसी चीज की जरूरत थी, और यहीं पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम का आविष्कार हुआ। इसने सूक्ष्म दुनिया की एक बिल्कुल नई परत खोल दी, समझिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रोशनी की जगह इलेक्ट्रॉन, ये कैसे काम करता है? और इसका मतलब तो तैयारी भी बहुत अलग होती होगी नमूने की। हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश की किरणों की जगह बहुत तेज गति वाले इलेक्ट्रॉनों की एक किरण यानी बीम का इस्तेमाल होता है। और कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों की जो तरंगदैर्ध्य होती है, वो प्रकाश की तुलना में हजारों गुना छोटी होती है। हजारों गुना? हाँ, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा आवर्धन, मतलब लाखों गुना तक, और अविश्वसनीय रूप से हाई रेजोल्यूशन 1 नैनोमीटर से भी कम हासिल कर सकते हैं। अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नॉल ने 1930 के दशक में इसका पहला प्रोटोटाइप बनाया था। अच्छा। लेकिन हाँ, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नमूना तैयार करना एक बहुत जटिल और लंबा प्रोसेस है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन हवा के अणुओं से टकराकर बिखर जाते हैं, इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम एक वैक्यूम, मतलब निर्वात में रखना पड़ता है। कोई हवा नहीं? कोई हवा नहीं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोटे नमूने से गुजर नहीं सकते, इसलिए नमूने को बेहद बेहद पतला काटना पड़ता है। कितना पतला? स्कोप कहते हैं उससे उनके 50 से 100 नैनोमीटर पतले सेक्शन काटे जाते हैं। 50 नैनोमीटर? ये तो मतलब कागज से भी हजारों गुना पतला हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये सब बहुत ध्यान और कौशल का काम है, आसान नहीं है बिल्कुल। बाप रे, ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी प्रकार होते हैं जैसे प्रकाश वाले के थे? हाँ, इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम नमूने के उस पतले सेक्शन के आर पार जाती है, मतलब ट्रांसमिट होती है। आर पार? हाँ, जो इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं वो नीचे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन या डिटेक्टर पर टकराकर छवि बनाते हैं,
नमूने के जो हिस्से ज्यादा घने होते हैं, जैसे न्यूक्लियस या राइबोसोम, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोकते हैं या बिखेरते हैं और इसलिए गहरे रंग के दिखते हैं। और जो हिस्से कम घने होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म का हिस्सा, वो हल्के दिखते हैं। TEM हमें कोशिकाओं के अंदर की बारीक से बारीक संरचनाओं, ऑर्गेनेल्स और यहाँ तक कि वायरस के कणों का भी अद्भुत विवरण दिखाता है। अंदर की चीजें देखने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या SEM। ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम नमूने के आर पार नहीं जाती, बल्कि उसकी सतह को स्कैन करती है लाइन बाय लाइन, जैसे पुराने टीवी की स्क्रीन पर तस्वीर बनती थी। स्कैनिंग। हाँ, जब ये तेज इलेक्ट्रॉन बीम सतह से टकराती है तो नमूने की सतह से दूसरे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन निकले हुए इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्टर पकड़ता है और कंप्यूटर उनकी संख्या और लोकेशन के आधार पर सतह की एक 3D जैसी दिखने वाली छवि बनाता है। ओह, 3D इमेज। हाँ, वो सतह के ऊंच नीच बनावट यानी टोपोग्राफी को दिखाती है। तो SEM हमें कोशिकाओं, पराग कणों, कीड़ों या किसी भी छोटी चीज की बाहरी सतह कैसी दिखती है, उसे अविश्वसनीय विस्तार से दिखाता है। ये तो सच में हैरतअंगेज है। कोशिकाओं और वायरसों की इतनी अंदरूनी बनावट TEM से और बाहरी 3D बनावट SEM से देखना। लेकिन ये सुनने में जितना शक्तिशाली लग रहा है, उतना ही जटिल भी लगता है। हाँ, ये सच है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विज्ञान के बहुत शक्तिशाली औजार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इन्हें चलाने के लिए, नमूना तैयार करने के लिए और जो नतीजे आते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए खास ट्रेनिंग और विशेषज्ञता चाहिए होती है। मान स्थिर रहे वगैरह। इसलिए ये आमतौर पर आपको विश्वविद्यालयों या बड़े शोध संस्थानों में ही मिलेंगे, आम लैब में नहीं। समझ गया। तो चाहे वो आम प्रकाश माइक्रोस्कोप हो या ये बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो साफ है कि ये बहुत कीमती और नाजुक उपकरण है। तो इनका सही इस्तेमाल और देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। खासकर वो प्रकाश माइक्रोस्कोप जो स्कूलों, कॉलेजों या डायग्नोस्टिक लैब्स में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए कुछ जरूरी सावधानियां क्या हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ बुनियादी नियम है जिनका अगर पालन किया जाए तो माइक्रोस्कोप लंबे समय तक सही सलामत काम करता रहता है। सबसे पहली बात, हमेशा सबसे कम पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंस यानी 4x या 10x वाले से ही शुरुआत करनी चाहिए स्लाइड देखने की। लो पावर से स्टार्ट। हाँ, फिर पहले मोटी वाली एडजस्टमेंट नॉब यानी कोर्स एडजस्टमेंट से नमूने को लगभग फोकस में लाएं। जब कुछ दिखने लगे तब पतली वाली नॉब फाइन एडजस्टमेंट से एकदम शार्प फोकस करें। ठीक है। और ये बहुत जरूरी है जब आप हाई पावर 40x या ऑयल इमर्शन 100x लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, तो फोकस ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट नॉब का ही इस्तेमाल करें। अगर आपने कोर्स नॉब घुमा दी तो लेंस तेजी से नीचे आएगा और स्लाइड से टकराकर टूट सकता है या स्लाइड टूट सकती है। ओह, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा। लेंस बहुत नाजुक और महंगे होते हैं। उन्हें साफ करने के लिए भी हमेशा खास लेंस पेपर या नरम साफ कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी उंगली से या किसी खुरदरी चीज से नहीं पोंछना चाहिए, निशान पड़ जाते हैं। और ध्यान रखें कि माइक्रोस्कोप पर पानी या कोई और केमिकल ना गिरे। काम खत्म होने के बाद सबसे कम पावर वाले ऑब्जेक्टिव को वापस नीचे की तरफ घुमा दे, स्टेज को नीचे कर दे और माइक्रोस्कोप को धूल से बचाने के लिए उसे कवर से ढक दे या उसके बॉक्स में रख दें। और उठाते वक्त? हाँ, उठाते वक्त हमेशा एक हाथ से आर्म को पकड़े और दूसरे हाथ का सहारा बेस के नीचे दें। कभी भी सिर्फ आर्म से या एपीज पकड़कर न उठाएं। बहुत काम की बातें बताई आपने। तो ये थी माइक्रोस्कोप की दुनिया की हमारी गहन चर्चा। कैसे एक सरल सा विचार की लेंस से चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है, वो विकसित होकर ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसी इतनी शक्तिशाली तकनीकों तक पहुंचा है। हर तकनीक ने हमें उस अदृश्य दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है, जो हमारी नग्न आंखों से तो पूरी तरह छिपी हुई है। वाले यंत्र भर नहीं है। इन्होंने हमें जीवन के जो मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
कोशिकाएं, उन्हें समझने में मदद की है। सही। बीमारियों के कारण क्या हैं, ये पता लगाने में, नई दवाएं विकसित करने में, और यहाँ तक कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और है। ये वाकई में विज्ञान की आंखें हैं जो लगातार और बेहतर होती जा रही हैं। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, सोचने में मजबूर करता है कि अगर माइक्रोस्कोप का आविष्कार ही ना हुआ होता तो क्या होता? हम शायद आज भी बीमारियों को बुरी आत्माओं का साया या कुछ और ही समझ रहे होते। कोशिकाएं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। सही बात है, विज्ञान बहुत पीछे होता। और अगर भविष्य की ओर देखें तो जब तकनीक और भी बेहतर होगी तो ये जो खिड़कियां हैं अदृश्य दुनिया में, ये हमें और कितने गहरे रहस्य दिखाएंगी। क्या हम शायद एक दिन जीवित कोशिका के अंदर एक एक अणु को वास्तविक समय में काम करते हुए देख पाएंगे? कौन जाने, संभावनाएं तो अनंत है। हाँ, ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।